एक भी टेबल बीच में खाली नहीं दिखनी चाहिए मेरे को। आ जाओ आ जाओ। जल्दी आओ, एक भी टेबल खाली नहीं दिखनी चाहिए। अरे बीच में टेबल और खाली पड़ी, और आ जाओ, और आगे एक भी टेबल बीच में खाली नहीं दिखनी चाहिए। फिर भी करके बैठोगी, बूंदी लगोगी। इससे अच्छा साथ में बैठ जाओ। हाँ उठो पीछे से, आ जाओ। एलईडी आगे वाली चलेगी, वो तो बंद कराऊंगा अभी, वो तो बंद कराऊंगा पीछे वाली। अनिल 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, चारों एलईडी बंद कर दे भाई। आगे आ जाओ, टपा टप खड़े हो गए। माइक वाइक सब बंद, पीछे वाले स्पीकर बंद कर दे, चारों एलईडी बंद कर, पीछे वाली। आगे आ जाओ, बैग उठा के। सेकंड रो की एलईडी नहीं चलेगी, उस हिसाब से बैठ जाना। बस बंद कर दे सारी। हाँ सही है। तो अट मारे करने बैठ रहे हो, बट आगो कहीं करे। हाँ हाँ भाजन बैठ। आज तो यूं दोनों मारू मैचिंग करने आया यूं। मैं तो रोज ही वही पहनना हूं, मैं आज मारू मैचिंग करना आया हूं। काकू लारली एलईडी को चले नहीं, आगे हो रहा चश्मो लगाएड़ा, नंबर बढ़ जाए जाने। आगे सब लोग। छोरियां तो डेटी है, फिर भी वहां पीछे ही बैठी है। बम नहीं नेक दे तुम्हारे ऊपर, एक जोर करवा दे, जीवती गई। पंखो तो आगे ही चले। आको चले न बेटा, आगे और देख टेबल में। ओ भैया एक लो बैठो, हटाओ दोनों, देख हटाओ, देख ये 2 जगह खाली पड़ी। आ एलईडी को चले। हाँ तो बेटा पिछली क्लास में राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे। मैंने आपको सबसे पहले पाषाण काल की सभ्यता बताई थी, और सबसे पहली साइट बताई थी बागोर। कौन सी साइट? मैंने कहा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे था। उत्खनन करता वीएन मिश्र रहे थे। मैंने कहा था यहाँ से हमें पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले थे। लघु पाषाणकालीन उपकरण हमें यहीं से प्राप्त हुए थे, और हमें एक छेद वाली तांबे की। फिर हम आगे बढ़े और हमने एक साइट पढ़ी थी जिसका नाम था तिलवाड़ा। मैंने कहा था पुराने जिलों के हिसाब से बाड़मेर और नए जिलों के हिसाब से बालोतरा। फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर भी उत्खनन वीएन मिश्र ने किया था, लूणी नदी के किनारे थी। मैंने कहा था यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी लघु पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। फिर मैंने आपको 3 साइटें बताई थी, जाइल, बूढ़ा पुष्कर, डीडवाना। मैंने कहा था जाइल और डीडवाना नागौर मान लो, और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। फिर हम आगे बढ़े, हमने हड़प्पा काल पढ़ा। हड़प्पा काल की पहली सभ्यता बड़ी कालीबंगा। मैंने कहा शब्द का अर्थ होता है काली चूड़िया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, पाकिस्तान के सभ्यता स्थल कोट दीजी के समान है। एक कांस्य युगीन सभ्यता जिसके बारे में सबसे पहले हमें एलपी टेसिटोरी बता कर गया था। मैंने कहा था इसके खोजकर्ता अमलानंद गोस्ते 1952 में खोज की थी। मैंने कहा था उत्खनन करता बीबी लाल बालकृष्ण थापर, एमडी खरे और एसपी सिंह। उत्खनन हुआ था 1961 से 1969 के बीच में, जब ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने उत्खनन किया था। फिर हम आगे बढ़े,
और मैंने आपको बताया था कि यहां पर उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था। पहला व दूसरा स्तर प्राक हड़प्पा काल का था, तीसरा चौथा व 5वां स्तर हड़प्पा काल का था। मैंने कहा था पहले व दूसरे स्तर के दक्षिण पूर्वी भाग से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, एक साथ 2 फसल उगाते थे, गेहूं और मैंने कहा था तीसरे चौथे व 5वें स्तर में नगर 2 भागों में विभाजित थे। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत नीचा था और पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊपर था। पश्चिमी भाग को दुर्ग या सेडेटाइल कहा जाता था। सामान्यतः समाज का उच्च वर्ग निवास करता था क्योंकि यहां पर ज्यादातर प्रशासनिक इमारतें स्थित थी। मैंने कहा था जो निचला नगर था वो डाउन टाउन, और जो डाउन टाउन था वहां पर समाज के जनसाधारण के लोग निवास करते थे। इसमें द्वारपाल का कक्ष हमें प्राप्त हुआ था। मैंने कहा कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी क्योंकि भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे। मैंने कहा था यहां पर नालियां पक्की ईंटों से बनी थी और घरों से निकलने वाली नालियां लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने कहा था कि ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। शहर जो थे वो 4 दीवारी से या परकोटे से गिरे हुए थे। मैंने कहा था सड़कें समकोण पर काटती थी। नगर ग्रिड प्रणाली या शतरंज प्रणाली पर बसे थे। मैंने कहा 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, बेलनागार कुएं मिले, बेलनागार मोहरें मिली थी। मैंने आपको कहा था 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी मिली जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। मैंने कहा पासे मिले थे। मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग तांबे और मनके का व्यापार करते थे। जो इनका बिजनेस ट्रेड था वो तांबे और मनके का हुआ करता। मैंने कहा था यहाँ से युग्मित समाधान प्राप्त हुए। मैंने आपको कहा था कि एक सौंदर्य प्रसाधन सभ्यता है, 85 में इसको म्यूजियम बना दिया गया था। मैंने कहा था यहाँ से अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए, यहाँ से हमें मृण मूर्तियां प्राप्त हुई, यहाँ से हमें मिट्टी के बैलगाड़ी के बने हुए मिट्टी से बने हुए बैलगाड़ी के खिलौने प्राप्त हुए। फिर मैंने आपको सौती सभ्यता के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसके भी खोजकर्ता अमलानंद घोष रहे थे। कौन रहे थे? अमलानंद घोष रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हम कालीबंगा प्रथम या हड़प्पा का उद्गम स्थल कहते हैं। 2 स्तर बताए थे, एक पूगड़ और एक सावणिया। आगे बात करें, आज हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? चलो बात करते हैं। आहड़ सभ्यता। बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। तो मैं कहूं कि आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित। कौन से जिले में? फिर मैं आपसे कहूं वो इतनी दोरी दोरी पीछे बैठी, बेटा आगे वाले टेबल खाली, आप आगे आ जा। उड़िया परसों भी तो आगे बैठे थे आप, आ जाओ आ जाओ, उन दीदी को साथ लेके आना, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। दोरी बैठी हो, मेरा जीव दुख पा रहा है ना। यहाँ हो, देखो बीच में एक टेबल ये खाली पड़ी है, टोटका नहीं कराया हुआ इस पे। यहाँ बैठो, देखो आगे आगे और आगे और आगे और आगे, यहाँ यहाँ और आगे S4 में और आगे, वो S6 है, ये S4। वो देखो जनरल के डब्बे का यात्री, आगे टेबल खाली पड़ी, आगे आ जा। ऐसी मिटा रहा हूं एक तो, यहां ये आगे आगे ठेठ आगे देखिए। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। कौन सी नदी के किनारे? तो ध्यान रखना, आयड़ नदी या बेड़छ नदी के किनारे। कौन सी नदी? आयड़ कह दो या इसको बेड़छ नदी के। फिर हम बात करें कि ये जो सभ्यता स्थल है इसके अन्य नाम क्या क्या थे। किसकी बात करें? अन्य नाम। सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं कहूं कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। फिर मैं कहूं कि आहड़ को 9th व 10th सेंचुरी के आसपास क्या कहा जाता था? 9वीं वे। फिर मैं कहूंगा आहड़ को स्थानीय लोग क्या कहते थे? देखो सबसे पहले हम बात करें इसके प्राचीन नाम, तो ताम्रवती नगरी। क्या नाम था? 9th और 10th सेंचुरी में इसको क्या कहते थे? आगाटपुर या आटपुर। फिर मैं बात करूं तो स्थानीय लोग इसको धूलकोट कहते थे। क्या कहते थे? बनास नदी की सहायक संधियां हैं आयड़ और बेड़छ, इस वजह से हम इसको बनास संस्कृति भी कहते थे। क्या कहते थे? फिर मैं बात करूं आहड़ की, तो मैं आपसे कहूंगा कि आहड़ के खोजकर्ता कौन थे?
फिर मैं बात करूंगा आहड़ के उत्खनन करता कौन थे। कुर्सी की पेटियां टाइट कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट बदल रहा है, जो आप रोज पढ़ते आए हो वो नहीं है। आरसी अग्रवाल। खोज करता कौन और उत्खनन करता कौन? तो अक्षय कीर्ति व्यास। कौन? फिर आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। एमडी खरे, एसपी सिंह, वीएन मिश्र और एचडी सांकलिया। मैं बात करूं उत्खनन की, तो अक्षय कीर्ति व्यास 1953, आरसी अग्रवाल 1954, वीएन मिश्र एचडी सांकलिया 1961-62। फिर हम बात करें कालक्रम। तो मैं कहूं 1900 बीसी से 1200 बीसी। 1900 बीसी से। क्लियर? नोट करो, फिर लिखिएगा। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित, राजस्थान के, बंद है तो बंद करवाइए बेटा, है नहीं। देख आगे देख, वो एक भैया बैठे यहाँ 2 की जगह खाली है, आ गया। ये एक भैया बैठा यहाँ 1 की जगह खाली, आ गया। वो देख पीछे 2 बैठे, उनके बीच में जाके 1 जना बैठो। वो 2 बैठे, उनके पास 1 जना बैठो। खड़े हो जाओ, नहीं दिख रहा, आजा, आ गया, आ गया जा। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक रुकना ही नहीं है, आता ही जा, आता ही जा, रुकना ही नहीं है ना, रुकना ही नहीं है। ये देख, ये 2 अंदर किसका? इसको। दोनों आधे आधे टिकट के, रोडवेज में आधे ही लगते हैं इनके। आ गया ना, आ गया। अंदर किसको? रोडवेज में पूरा टिकट नहीं लिखता, एक टेबल लेके बैठो तुम, बस। बाकी वालों को दिखना शुरू हो गया, पूछ ले बोले, तेरे आगे आते ही। लिखो, उदयपुर जिले में स्थित, लिख दिया? नई लाइन से लिखो। आयड़ ओब्लिक बेड़छ नदी के किनारे, आयड़ ओब्लिक बेड़छ नदी के किनारे, आयड़ ओब्लिक बेड़छ नदी के किनारे। लिख दिया? फिर लिखो अन्य नाम। अबे ऑनलाइन वाले कितना ध्यान रखते हैं। कह रहे हैं सर वॉच न्यू लेकर आए क्या? पुरानी है। हाँ, हालांकि कंपैरेटिवली नहीं है, पर लाए हुए काफी दिन हो गए। छाप लिया? क्या बोल रहे हैं? अबे देख वो कमेंट आयोड़ो। अरे मोड़ी आई तो लिख तो ले। लिख दिया? बनास संस्कृति या बनास सभ्यता एक ही बात है। लिखो। क्या बोल रहा है?
ऊपर? मरे हुए को क्या मारना? अरे वो एक लफड़ा और अलग है कि किशनगढ़ रियासत को पहले अजमेर में मिला रहे थे, पर किशनगढ़ वालों ने मना कर दिया, हम अजमेर जमें जाएंगे नहीं, फिर इधर लाए थे। किशनगढ़ और शाहपुरा राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें थी जिनको पहले अजमेर में मिलाना तय किया गया था, लेकिन बाद में यह मामला कैंसिल हो गया था। लिख दिया? कौन सी? कुड़की, ब्यावर तो पुराने जिलों से पाली है, वर्तमान में ब्यावर है। हाँ, ब्यावर तो अभी जुमे जुमे जिलो बनियो है थोड़ा दिन पहले, पहले तो पाली होता था। सर जोधपुर में रक्षाबंधन पे पतंगबाजी क्यों नहीं होती? समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो ऐसा पहली बार देखा। सुनो, अपने राजस्थान में जहां कहीं भी पतंगबाजियां होती है वो वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है। इस मौसम में जोधपुर में पतंग कोई उड़ा ही नहीं सकता, आंधियां चलती हैं हमारे। आप देख लो, बीकानेर में पतंग कब उड़ाते हैं? आका तीज को। कब? आका तीज को। जबकि जयपुर में मकर संक्रांति को। अब सुनो, बीकानेर में मकर संक्रांति को पतंग ऊंची चाटो देखे, कोहरा है, दिखे ही नहीं, हाथ से हाथ नहीं दिखे, ठीक है। जबकि आका तीज के आसपास बीकानेर का मौसम साफ रहता है, न बारिश न गर्मी। आई बात समझे? उदयपुर जनवरी में तुम पतंग नहीं उड़ा सकते, रक्षाबंधन के आसपास भी बारिश हो जाती है, नहीं उड़ा सकते, तो वहां भी आका तीज को उड़ाते हैं, मौसम साफ रहता है, बारिश नहीं होती है। जयपुर में ठंड पड़ती है, गुलाबी ठंड, इसलिए जयपुर की पाव रजाई है, वो पाव रजाई जयपुर में ही ठंड रोक सकती है। गंगानगर वालों को उड़ा दे तो मर जाए सुबह बापड़ा। आई ना बात समझे? जयपुर में ठंड है ही नहीं, तो 14 जनवरी को आप आराम से वहां पर पतंग उड़ा सकते हो। कोई बच्चा कभी जयपुर रहा है तो जयपुर में कभी ढंग से हेंटी रजाई ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरी सर्दी में ही एक चद्दर के सारे आप पूरी सर्दी काट सकते हो जयपुर में। तो बेटा अपने जितने भी फेस्टिवल है वो सारे के सारे फेस्टिवल अपने मौसम के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार? अब सोचो, अपनी होली है, होली बड़ी सर्दी में आती, दिसंबर में तुम किसी पे पानी ढोल के कहते बुरा न मानो होली है, अगला गोली काट दे तुम्हारी, है? आप सोचो यूं जून जुलाई की बड़ी तपती गर्मी में फटाके छोड़ते नहीं होता है? अपने तिल विल वाले जो फेस्टिवल आते हैं, मकर संक्रांति वक्रांति, ये सर्दियों में आते हैं। सोचो गर्मी में आते हैं, सबके फाइल्स हो जाते तिल खा के, भयंकर गर्मी होती। अपने जितने भी फेस्टिवल है वो सारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, मौसम के अनुसार। इज दैट क्लियर? हाँ। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने नहीं बताया, इसीलिए मैंने कहा कुर्सी की पेटियां टाइट कर लो, धज्जियां उड़ने वाली है, क्योंकि मुझे पता था ना तुम पढ़ते अक्षय कीर्ति व्यास हो। बात करते हैं आहड़ की। आहड़ से हमें क्या क्या मिला? तो देखो, आहड़ की मैं बात करूं तो आहड़ से हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली। क्या मिली? तांबा गलाने की भट्टियां मिली। मिलनी थी, ताम्रवती नगरी बोलते हैं, पर फिर मैं बात करूं तो यहां से हमें लाल व काले मृदभांड मिले। कैसे? लाल व काले मृदभांड मिले। मृद का मतलब मृदा और भांड का मतलब बर्तन। कई बार घर पे नहीं कहते बर्तन भांडे बाहर फेंक दूंगा। आगे बात समझ में? लाल और काले क्या मिले? मृदभांड, जिसको स्थानीय भाषा में गोरे वे कोट कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोरे वे
कोट। मुझे लगता है इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। अपने यहां जिन जिन को अपन गोरे मानते हैं वो सारे लाल है। अपने यहां गोरे पैदा होते ही नहीं है, गोरे होते हैं अंग्रेज। अपने यहां क्या होते हैं? लाल। इसलिए देखा करो जो भी गोरा आदमी उसका थोड़ा सा गालड़ा पकड़ के टाबर को यूं कहते हैं क्यूट्यू मुट्यू, तब तक तो गालड़ा रहता लाल, है ना। आप थोड़ी सी गर्मी में बाहर चल जाओ, जिसका रंग फेर है वो एकदम लाल हो जाता है, तो वो क्या है? लाल। और काले को तो हम कट कहते ही है ना, नहीं कहते काला कट। मुझे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी नजर नहीं आता इन दोनों शब्दों में कि अपने यहां जो लाल होते हैं अपन उसको वैसे भी क्या कहते हैं? गोरा। लाइट लाल रंग रहा होगा तो गोरा कह दिया, और कालों को तो वैसे भी काला कट कहते हैं। वही जो मैं कहता हूं हमेशा कि इतिहास लिखने वाले कोई एलिट क्लास के लोग रहे थे, उनको यहां पर नई चीज लिखी, लाल गोरे वे कोट कहते हैं, उनको नहीं पता था यहां सारे काले कट ही होते हैं। क्लियर बात। इसका उपयोग किया जाता था अनाज भंडारण के लिए। उपयोग किसके लिए करते थे? किसके लिए? टावरपणे में कौन कौन लोहे वाली टंकी में उतरा हुआ है ना? घर वालों अंदर उतार देते, बोल मैं जा कटोबर, है ना। तो वही बात है, बड़ी बड़ी कोटियां जिसका प्रयोग किसके लिए करते थे? अनाज भंडारण के लिए इसका उपयोग किया जाता था। फिर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि आहड़ में अपोलो की चित्र का सिक्का मिला। किसका? अपोलो के चित्र की क्या मिली? एक मुद्रा मिली। क्या मिली? जो बेसिकली यूनानी सभ्यता के अवशेष है। किसके? जो पर्शियन सिविलाइजेशन है, जो यूनानी सभ्यता है, वहां के लोग अपोलो को मानते हैं। अपोलो यानी भगवान सूर्य। कौन? अपन लोग भगवान सूर्य कहते हैं, और यहां पर यूनान वाले क्या कहते हैं? अपोलो। यहां से हमें लेपिस लाजुली मिली। क्या मिली? लेपिस लाजुली। एक ब्लू कलर का पत्थर होता है। कैसे कलर का? महंगा होता है बहुत, ऑर्नामेंट्स में यूज होता है। किसमें? आभूषणों में। किसमें? इस लेपिस लाजुली की अंगूठियां बनती है। लेपिस लाजुली गले में नेकलेस वेकलेस के काम आता है। एग्जैक्ट में बताऊं तो कभी टावरपणे में वो नापतोल वाला नजर सुरक्षा कवच देखा है क्या? ब्लू कलर वाला, सेम उस रंग का पत्थर होता है लेपिस लाजुली। फिर मैं बात करूं, यहां से बिना हत्थे का जल पात्र मिला। कैसा? बिना हत्थे का जल पात्र। जो हम कहते हैं ईरानी सभ्यता की विशेषता है, पर्शियन सिविलाइजेशन। किसकी? ईरानी सभ्यता की क्या है? विशेषता है। सुनो, किस किस के घर में रेगुलर जो परिंदे पे पड़ा रहता है अपना जग, उसके हत्थे हैं? दो शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा मम्मी ठाकनी से उतार के लाती है वो। मैंने कहा तुम्हारे घर में रेगुलर यूज आने वाले जग के हत्था किसके? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। टांके दिरा के कोई जोड़ तोड़ के बैठा हो तो बात अलग है, बाकी साहब जग के डंडी नहीं होती जो घर में रेगुलर काम में लिया जाता है। अरे मैं ये नहीं कहता नहीं होती, मैं कहता हूं होती है पर अपने टूट जाती है। यह भारतीय संस्कृति की एक अलग विशेषता है। मैंने आज तक किसी के घर में जग के डंडी नहीं देखी। अब कोई मेहमान आ जाए ना तुम्हारे, तो तुम्हारे कोई मम्मी ठाकनी से उतार के लाए तो बात अलग है, या तुम्हारे कोई घर में वो पीतल वाला अंदर पॉलिश वाला जग हो तो बात अलग है। बाकी भाई साहब नॉर्मल जो जग होता है वो सबके घर में डंडियां टूटी हुई है ना। मैं कह रहा हूं दूसरी बात, अपने जितने भी वाटर पॉन्ड्स होते हैं उनमें वैसे भी हत्था नहीं होता है। अपने लोटा, ग्लास, बांडा, मटकी, जितने भी पानी के बर्तन हैं उसमें किसके हत्था होता है? किसके नहीं होता। लेकिन अपन ऐसा कहते हैं कि ये जो विशेषता थी वो उस समय पर्शियन सिविलाइजेशन की यानी ईरानी सभ्यता की विशेषता थी, तो हम इसको क्या कहते हैं कि बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ। फिर हम बात करें तो हम कहें कि यहां से 6 चूल्हों का समूह प्राप्त हुआ। कितने चूल्हों का? क्या मिला? समूह। तो हम कहते हैं दो बात हो सकती है, या तो यहां के लोग संयुक्त परिवार में रह सकते हैं,
किस में रहते होंगे? कि घर में डाकी ज्यादा थे तो चूल्हों की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ी। फिर हम बात करें तो हम कहते हैं या तो होटल खोल रखी थी, ऐसी जगह थी जहां पर लोग बैठकर समूह में भोज करते थे, सामूहिक भोज, है ना। कोई गोट करने वाली जगह हो सकती है, कोई धर्मशाला हो सकती है, कोई सराय हो सकती है, जो भी रहा, 6 चूल्हों का समूह मिला। फिर हम कहें कि यह सभ्यता स्थल 8 बार बसा और उजड़ा था। आठ बार उजड़ी थी, इसका मतलब 8 बार बसी भी होगी, तभी तो 8 बार उजड़ी होगी। फिर हम बात करें तो यहां पर शव के साथ आभूषण दफनाए गए, शव के साथ आभूषण दफनाए गए। इसका मतलब यहां के लोग पुनर्जन्म में यकीन करते थे, तभी तो शव के साथ आभूषण दिए कि साहब इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में दादाजी को वापस मिलेगा, इस जन्म में जब देंगे तो अगले जन्म में दादाजी को वापस मिलेगा। लेकिन विडंबना है साहब, हमारे यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसके दादा परदादा माँ बाप अमीर जगहों पर पैदा हो। अब जैसा इस जन्म में देंगे वैसा ही अगले जन्म में वापस मिलेगा। तो तुम तो देते हो 50 रुपए वाली चप्पल, दादाजी के पीछे पंडित जी को 50 रुपए वाली चप्पल है। कोई बिस्तर भी लाते हो तो उसको दुकान वाले कहते हो सस्ता वाला दे दे यार, ये तो देने लेने के लिए चाहिए। गाबे भी वैसे ही देते हो, चप्पलें भी, जूते भी, सारी चीजें वही तो देते हो जो नॉर्मल सस्ती हो। इसका मतलब तुम्हारा जो घर में मरा है जिसके पीछे तुम दे रहे हो वो अगले जन्म में ऐसा पहनने के लायक ही पैदा होगा, है ना। तो कम से कम यूं घर में कोई बूढ़ा बडेरा मरे तो अलबत्त फॉर्चूनर दो, अगले जन्म में पैदा होते ही उसको क्या मिले। इसलिए बेटा हमारे यहां मरने वाला कोई करोड़पति होता ही नहीं, हम यहीं के यहीं मरे क्योंकि पिछले जन्म में हमारी औलादों ने ऐसे दिए थे। अगर हमारी औलाद पिछले जन्म में BMW देती तो अपन अम्बानी घर में नहीं पैदा होते भाई, फिर तो जन्मते ही BMW वाला स्टैंडर्ड अम्बानी घर में ही होता। हाँ, तो अपने ध्यान रखो, पुनर्जन्म में अगर यकीन करते हो तो दादाजी के मरने के बाद दान पुण्य मोटे करने, हो बीघा जमी, एक मर्सिडीज S क्लास, है ना, ताकि अगले जन्म में दादाजी को वैसा के वैसा मिले। पर ध्यान रखें ऐसा नहीं हो तुम ठीकरे लेके फिरने की स्थिति में आ जाओ, वैसा भी नहीं करना है? एक आधी किडनी बेचनी पड़ेगी। तो यही तो कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करना कि अपने कटोरी लेके फिरना पड़े। तो ध्यान रखना, शव के साथ किसको दफनाया गया? आभूषणों को। फिर मैं बात करूं तो यहां से हमें ठप्पे प्राप्त हुए। क्या मिले? रंगाई छपाई वाले। कैसे? कभी मेले में से टेम्परेरी टैटू बना के आए होंगे, है ना, वो ठप्पा होता था ना प्रिंट करने वाला, तो रंगाई छपाई के क्या मिले? ठप्पे। फिर हम बात करें तो हमें यहां से मिला पेन। क्या मिला? क्या काम आता है पेन? फ्राइंग पेन। लिखने वाला 1 मात्रा का होता है, ये 2 मात्रा का है। ढंग से देखो उधर। पबजी वाला आ गया याद? हाँ, 100% डैमेज वाला। ऑमलेट वाला, बिल्कुल मैगी वाला, पहाड़ों के एरिया में गए हो तो। और आजकल के जो आपके इंडक्शन वाले बर्तन आए उसमें कुपोषित कढ़ाई या पोषित तवा कह सकते हो आप, जो सब्जियां बनाने वाले नए बर्तन आए, वो क्या होता है? पेन। फिर मैं बात करूं सिलबट्टा। क्या मिला? यानी उस समय के लोग भी मिर्चा मटते थे। सिलबट्टा। हाँ, किस किस को सिलबट्टे पे चटनी बनानी आती है? सिलबट्टे पे बंटना आता है? बढ़िया। झूठे झूठे तो हाथ खड़े नहीं किए, सही में आता है? या मिक्सी वाली जनरेशन हो तुम? मिक्सी में मजा नहीं आता। वो मिर्च होते वो बाटे वाले पे बटी हुई, उसका मजा कुछ और है ना। फिर कई बार ऐसा होता है कि चाची के एक, ताई जी के एक हाथ के मिर्चें लग और जाती है ना, एलर्जी और हो जाती है। क्या? मेरे को
सारा खाना बनाना आता है। तुम तो सिलबट्टे की डिश की बात कर रहे हो। मैं इटालियन बना सकता हूं, मैं चाइनीज बना सकता हूं, मेरे को सारे फूड बनाने आते हैं। इवन जीवन में कभी नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन मेरे को नॉनवेज कुक करना भी आता है ना। मैं रोस्टेड कुक कर सकता हूं, मैं फ्राइड कुक कर सकता हूं, और मैं सेलो फ्राइंग जो अपन नॉर्मल खाना बनाते हैं वो भी कुक कर सकता हूं। मेरे को सब कुछ बनाना आता है। उसका कारण है कि बचपन में जब छोटे थे तो मेरे घर में, मैं कई बार आपको बताया होगा, मेरे बुआ भी नहीं है और मेरे सिस्टर भी नहीं है। तो घर में जब भी कभी मम्मी को और बाहर जाना होता ना, दादी को, तो खुद बनाना पड़ता, खुद माता पौड़ियां करनी पड़ती। और उसके बाद जब बाहर रहे जीवन में, तो एक हमेशा से आज भी है, मैं आज भी नाश्ता नहीं करता बाहर, मैं घर से ही टिफिन लेके आता हूँ, अपने नाश्ते का भी खाने का भी। बाहर का खाने का सेट ही नहीं होता था, तो जब रूम पे रहे तब भी खाना खुद ही बनाते थे। तो एक्सपेरिमेंट में वो फिर पहले शुरू मजबूरी में किए थे, उसके बाद मजा आने लग गया है। सब आता है बेटा। थूली तुम तो कुकर में बना सकते हो, मैं खुले कढ़ाई में थूली बना सकता हूँ। हाँ, गांठ बनानी नहीं आती होगी, वो भी आती है मुझे। हाँ, है ना। हाजियो कभी खायो, हाजियो, है ना। मेरे को हाजिया बनाना भी आता है, जबकि इसमें से 70% बच्चे जानते भी नहीं हाजिया होता क्या है। चा मई लो हाजियो, दूध मई लो हाजियो, मेरे को दोनों बनाने आते हैं। दवाई है वो। आड़ का उत्खनन करता आरसी अग्रवाल, और ने 1956 में किया था, या 1956 में उत्खनन। कहीं अमल लियोड़ो है कहीं रे, पर्ची कौन भेजिया है? पर्ची में लिखा हुआ है आहड़ के उत्खनन करता आरसी अग्रवाल ने 1956 में किया, या 1956 में उत्खनन है। अरे दोनों ही 1956 लिखे उठाया गेला, कहीं कन्फर्म पूछे यार। मांडा केवट ले। हाँ लिखो, ऐसे ही लिख लो, इसमें क्या अलग अलग लिखा। आपने उस दिन बोला ना बहन की केयर करता हूं, बेटा मेरी मासी की लड़की है जो बचपन से हमारे साथ ही रहती है ना। तो बात है वो, और वो मेरे से लगभग 8 साल छोटी है। आजा। हम बेटा मारवाड़ के लोग हैं, हमारे जिसके घर में बेटी नहीं होती ना, घर में किसी एक लड़की को यूं गोद वाला सा सिस्टम होता है, चाचा की, ताऊ की, कोई भी। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम रतन चंद्र अग्रवाल, एचडी सांकलिया का पूरा नाम हंसमुख धीरज सांकलिया। लिख लिया? सर आहड़ के खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास थे, फलाना सर ने बताया। अब उन सर को कहना आहड़ के खोजकर्ता आरसी अग्रवाल थे, भरत सर ने बताया। अबे फिल्टर तो नहीं लगाए हो? मैं यहीं गोरा हूं, फिल्टर लगाए गाय भेजा हूं मैं। एक बार अनिल फिल्टर लगाए फोटो गाली जब मैं सुनील जी दोनों गाय भेजा रहा बीच में गोरो हो, खुद को गोरा करने के चक्कर में हम दोनों गायब हो गए। कौन गए शॉपिंग करने? कट गयो कहीं गयो? परसों थोड़ी गए थे, कल गए थे। तुम्हें कैसे पता? लेपिस लाजुली अभी तो बताया, एक ब्लू कलर का पत्थर होता है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। लिख लिया? लो।
लिख दिया? संदीप जी थोड़ा चेंज कर दियो। लिखो। जोर से बोलो। कहाँ खोज करता हम, कहाँ लिखा है अक्षय कीर्ति व्यास? हाँ हाँ, तो अमलानंद घोष ने उत्खनन किया तो नहीं आड़ में, तो क्या, सॉरी कालीबंगा में, तो क्या वो खोज करता नहीं है? खोज कोई आदमी पहले भी तो कर सकता है, उत्खनन बाद में भी तो कर सकता है। भाई अमलानंद घोष ने तो उत्खनन किया ही नहीं ना, सिर्फ खोज ही तो की। उस प्रकार आरसी अग्रवाल ने पहले खोज की लेकिन उत्खनन बाद में किया। इज दैट क्लियर? लिख दिया? लिखो भवन कच्ची ईंटों से निर्मित। लिखो भवन कच्ची ईंटों से निर्मित। भवन कच्ची ईंटों से निर्मित। भवन कच्ची ईंटों से। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहां के लोग चावल से परिचित थे। एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा हटकर सवाल है, अगर वोट चोरी हुई तो फिर भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना घातक है? भारतीय लोकतंत्र के लिए घातकपना वही है कि जब किसी भी एक पार्टी को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत दे दिया जाता है तो वो तानाशाही से कम नहीं है। लोकतांत्रिक सरकारों में बहुमत देना ही तानाशाही है। क्या कर लोगे तुम? जुडिशियरी सिस्टम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, जज को अपॉइंट वो करते हैं राजनीतिक पार्टी वाले, तुम क्या लोगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाए ही उन्होंने, है ना? और बस देश से चल रहा है। है ना? एक अप्रोच होती है बेटा छोटे लेवल पे काम होना, एक अप्रोच होती है छोटे लेवल पे प्योर ईमानदार, और बड़े लेवल पे भयंकर होना। तो अभी जो देश में चल रहा है वो छोटे लेवल पर शुद्धता है, आम आदमी का काम तक नहीं हो रहा। सिचुएशन ये है, ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं हो रहा, ठप पड़ा है, कारण ईमानदारी दिखाने के चक्कर में। लेकिन बड़े लेवल पे जो हो रहा है ना, खत्म है। विडंबना है कि जिस देश का प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप की टीम जब मैच हार जाती है तो उसके ड्रेसिंग रूम में मिलने जाता है कि मेरे खिलाड़ी उदास है। उस देश की राजधानी में एसएससी के कैंडिडेटों को लठ बरसाए जाते हैं, उसके देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं होता है। या तो इस देश का नेता बहुत महान है या इस देश का नेता सबसे घटिया है, बीच वाला कोई भी स्थिति है ही नहीं। कालजा बढ़ता है, वो स्टूडेंट आप और मेरे जैसे ही है। आप सोचिए कि अचानक किसी का सेंटर बदल जाना, और सेंटर बदलना 1 2 3 किलोमीटर नहीं, 300-250 किलोमीटर सेंटर बदल जाना अचानक 2 दिन पहले। कल सुबह तुम्हारा पेपर है और आज तुम्हारा सेंटर उज्जैन आया है,
इंदौर आया, बताओ कैसे जाओगे? हाँ आया है कई बच्चों का। तो बात वो है कुछ चीजें ध्यान देने लायक होंगे, कभी तो देंगे। लिखो आहड़ के अन्य केंद्र, लिखो आहड़ के अन्य केंद्र। आहड़ के अन्य केंद्र, आहड़ के अन्य केंद्र। हेडिंग डालो पहला केंद्र गिलुंड, पहला केंद्र हेडिंग डालो गिलुंड। कहना नहीं चाहिए, इसके रिश्तेदार और हैं, अभी मैं ट्रोल कर दूंगा। शिक्षा मंत्री जी को जब पूछा गया कि स्कूलों की मरम्मत कैसे कराएं, तो बोले फंड कहाँ से लाए, है ना, मेरे घर का काम हो तो कराऊं, फंड कहाँ से लाऊं। तो जिस देश के शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि स्कूल के मरम्मत का फंड कहाँ से लाया जाए, तो मुझे लगता फिर तो कुर्सी छोड़ दो, तुम्हारे से ज्यादा तो हम जानते हैं भाई। तुम वहां बैठे तो एटलीस्ट तुमसे इतनी उम्मीद तो करते हैं ना, है? मामला पता नहीं किस ऊंट करवट जा रहा है। गिलुंड की बात करूं तो गिलुंड राजस्थान के राजसमंद जिले में, कौन से जिले में? फिर मैं बात करूं तो गिलुंड बनास नदी के किनारे, कौन सी नदी? यहां पर उत्खनन 2 टीलों का हुआ, 2 मिट्टी के टीले थे, उनका क्या किया गया उत्खनन, जिनको स्थानीय भाषा में मोडिया मंगरी कहते हैं। कौन सी मंगरी? मोडिया मंगरी। फिर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूं तो मैं आपसे कहूं कि यहां पर भवन पक्की ईंटों से निर्मित थे। भवन किसके? पक्की ईंटों के। उसी की बात याद आ गई मेरे से क्या कोई डाउट पूछता है ना सोशल मीडिया पे, तो यूँ होता है यार, इतने मैसेज आते हैं तो एक एक टाइप करके रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो एज सुन एज पॉसिबल जितना होता है मैं वॉइस नोट ही भेजता हूँ वापस। किसी ने कोई डाउट पूछा तो बोल के समझा देते हैं। एक तो लिखने से बेहतर समझ में भी आ जाती है चीज़, और एक उतना टाइम भी नहीं लगता। तो मुझे याद है एक बार किसी बच्चे ने पूछा था, उसने यही पूछा था कि मोडिया मंगरी क्या होता है। तो फिर वो पास ही बैठा था, मैं जैसे ही बोलने लगा तो मुझे बोला तेरे बाप की सोग ने जवाब दे दिया। नहीं मेरे सामने बोलना ही नहीं है। मुझे याद है मैंने वैसे सीन करके छोड़ दिया था, याद आ गई वो बात। भवन कैसे बने हुए? पक्के ईंटों से। फिर मैं बात करूं, यहां से हमें मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए। क्या मिले? मिट्टी के खिलौने। हाथी दांत से बनी चूड़ियां मिली। किसकी? हाथी दांत की चूड़ियां। पत्थर की गोलियां, पत्थर की कंचे खेलें कभी? कंचे कांच के बने हुए थे। यहां पर जो गोलियां मिली वो किससे बनी हुई थी? पत्थर की। फिर मैं बात करूं उत्खनन करता, ब्रिजवासी लाल। कौन? ब्रिजवासी लाल। ग्रेगरी पोसल, ग्रेगरी पोसल। VR सिंधे। नोट करो गिलुंड के बारे में। हैं? किसको? मारवाड़ी में क्या कहते हैं? कंचे ही बोलते हैं हमारे तो। अंटियां? हाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलोल। अरे गिलोल बात चलो नाली में, इसी को भी गिलोल ही बोलते हैं। अच्छा लिखो, राजसमंद जिले में स्थित
दूसरा लिखो बनास नदी के किनारे। दूसरा लिखो बनास नदी के किनारे। दूसरा लिखो बनास नदी के किनारे। हाँ लिखना। बिल्कुल सही कहा बेटा। लिख दिया बनास नदी के किनारे। नई लाइन से लिखो, दो टीलों का उत्खनन किया गया जिसे मोडिया मंगरी कहते हैं। दो टीलों का उत्खनन किया गया जिसे मोडिया मंगरी कहते हैं। दो टीलों का उत्खनन किया गया जिसे मोडिया मंगरी कहते हैं। लिख दिया? लिख दिया? अब लिखो उत्खनन करता। लिखो उत्खनन करता। लिख दिया? उत्खनन करता लिखो, फिर मैं लिखा दूंगा। लिख दिया? जल्दी बोलो। अब लिखो, भवन पक्की ईंटों से निर्मित। सभी लिख लिया? भवन पक्की ईंटों से निर्मित। फिर नई लाइन से लिखो, मिट्टी के खिलौने। फिर नई लाइन से हाथी दांत की चूड़ियां। फिर नई लाइन से पत्थर की गोलियां। लिखो, आगे बात करूं। हेडिंग डालिए बालाथल। दूसरा, आहड़ के अन्य सभ्यता स्थल लिखे थे। पहला गिलुंड और दूसरा बालाथल। बालाथल कहां? उदयपुर में। कहां पर? उत्खनन करता वीएन मिश्र। कौन? क्या क्या मिला? तो हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा। हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा है जो किससे गूंथा हुआ है। फिर यहां से नलकूप के साक्ष्य मिले। नलकूप समझते हो ना? टूंटी। 11 कमरों का विशाल भवन। एक भवन है जिसमें कितने कमरे हैं? और 5 प्रकार के मृद भांड मिले। कितने प्रकार के? क्या मिले? फिर मैं बात करूं तो एक साइट है ओजियाना। कौन सी साइट? कहां पर? भीलवाड़ा में। कहां पर? फिर उत्खनन करता
बी आर मीणा, और आलोक त्रिपाठी। बी आर मीणा और फिर हमें यहां से गाय व बैल की मृण मूर्तियां मिली। किसकी क्या मिली? नोट करो दोनों। सर आप ये जो शॉर्ट में लिखा तो पता नहीं चल रहा है कि ऑप्शन में कैसे पहचानेंगे, इसलिए कहता हूं क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां बैठ बैठ के उबासियां लेने से कुछ नहीं होगा, तब समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लिख दिया? बोलो यस सर। अरे पागलों, मैंने मूलराज सेकंड लिखवाया था, कैलाश जी सर ने मूलराज प्रथम बताया होगा, है ना? है मूलराज प्रथम है, जैसलमेर के पहले सागे में मूलराज प्रथम है। एक मिनट रुको, मैं कंफर्म कर देता हूं वापस तुम्हें। जैसलमेर के पहले साके का कह रहे हो तुम? अरे रुको, तुम पहले का कह रहे हो ना? ठीक। मूलराज प्रथम है बेटा, पहले साके में मूलराज प्रथम है, सेकंड नहीं है। तो कैसे लिखा है? तो सर से पूछो ना, मेरे से क्यों जिद रहे हो? वो तो उनसे पूछो ना। हाँ, मूलराज प्रथम है मैं कह रहा हूं ना, तो सर से पूछो आपने सेकंड क्यों लिखा है। गूगल है, गूगल गूगल है क्या? फोन पे सर्च करो रूलर्स ऑफ जैसलमेर, सर्च करो रूलर्स ऑफ जैसलमेर या जैसलमेर के शासक हैं, वहां पर प्रथम ही आ रहा है ना। भरत सर भी तो प्रथम ही बता रहे हैं। हाँ प्रथम ही होगा। कैलाश जी ने कोई बाय मिस्टेक दो लिखा दिए होंगे। लिख लिए सबने? लिख लिया? लिख लिया? वैदिक काल। कौन सा काल?
तरखान का डेरा, तरखान का डेरा, चक 64 और अनूपगढ़। अगर अनूपगढ़ जिला रहा है तो अनूपगढ़ का अनूपगढ़ जिला हो गया, और बाकी पुराने जिलों के हिसाब से तीनों जगह ही कहाँ, कौन से जिले में? गंगानगर। 3 साइटें और कोई बात नहीं है। वैदिक काल लिख के तीनों साइटों के नाम लिख लो। सर जी उन्होंने बोला था भरत जी सर से कंफर्म कर लेना, और ये बोला था सर जी जो सर बोले वही कर लेना, ऐसा बोला था क्या? हैं हैं? ऐसे तो फिर सारा ही मेरे इधर से ही निकला हुआ है। किसके आंखों में जोर पड़ रहा है? आगे आओ, जगह हैं कहीं के आवड़े को नहीं तो तारे घरू ले रहा नहीं हाथे दोना नहरो आवड़ तो है ही को नहीं वाजने तो मारू आवड़ाई जे 25 साल में आई तो को ना आवड़ाई जियो हैं 25 साल में घर कहूँ को ना आवड़ाई जियो मारू आवड़ाई जे 2 महीना में को नहीं आवड़ाई जे भाई बी में टाइम पास कर ले जी 25 साल काटिया जी वही निकल जाए 2 महीना। लिख लिया? हेडिंग डालो महाकाव्य काल। सर बेराट सभ्यता बता दे रहे, डट जाओ रे गणेश्वरन बेराटन कह दिया ना, मैं कैसे पढ़ाऊंगा जो कल तो समझाया था सारा। महाकाव्य काल तो देखो 2 चीजें, रामायण और महाभारत में क्या कहा गया है, किस किस में? रामायण और इन दोनों पुस्तकों में अपने इस क्षेत्र को मरुकांतर कहा गया है। क्या कहा गया है? देखो रामायण में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जब रावण मां सीता को उठा कर ले गया था तो भगवान राम समुद्र के पास गए और समुद्र देवता को कहा, हे समुद्र देव मुझे रास्ता दो ताकि मैं लंका तक जा सकूं। लेकिन समुद्र देव अपने घमंड में थे और उन्होंने भगवान राम को रास्ता, तो भगवान राम ने अपना धनुष निकाला, प्रत्यंचा खींची और एक तीर चलाने वाले थे कि मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। तो समुद्र देव को जब अपना अस्तित्व खोने का डर हुआ तो वो पैदा हुए, प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सेना में 2 सिविल इंजीनियर है, एक का नाम नल और एक का नाम नील, उनसे एक पुल बनवा लो और निकल जाओ। पर राम जी ने कहा ये तीर अब तो धनुष पे चढ़ गए, ये तो निकलेगा, तो बोला उधर छोड़ दो, उधर वाला जो समुद्र है वो खारा है और वहां के लोग उड़ते तीर लेने के लिए उस्ताद भी है। तो राम जी ने वो तीर अपने इधर छोड़ दिया तो अपने इधर ये पूरा समुद्र बन गया। इस वजह से ऐसा कहते हैं कि जैसलमेर में आज भी मिट्टी के नीचे से शंख मिलते हैं, खूब सारे से फॉसल मिलते हैं, ऐसे कि यहाँ पर समुद्री जीव थे, है ना। और फिर अपन जब ज्योग्राफी में साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से घुसते हैं तो हम 33 सागर जैसे कंसेप्ट पढ़ ही लेते हैं। आगे बात समझ में? फिर सुन, भगवान श्री कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो ठाकुर जी और अर्जुन कुछ समय के लिए शांति के लिए निकले, तो ऐसा कहते हैं इधर आए थे और इधर जैसलमेर वाले रेगिस्तान के अंदर ठाकुर जी को प्यास लगी तो उन्होंने कहा अर्जुन प्यास लगी यार। अर्जुन ने अपने गांडीव से एक तीर चलाया और जमीन में कुआं कूद गया
दोनों ने पानी पिया। अर्जुन ने जब दूसरा तीर निकालना चाहा कि मैं इसको मिट्टी से भर दूं, भाई कोई बंजर जमीन है, कोई जानवर गिर जाए, कोई मिनक गिर जाए, तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में मेरे वंशज आएंगे और वो यहाँ पर शासन करेंगे, तब इसी कुएं का पानी पिएंगे। तो जैसलमेर फोर्ट के अंदर एक कुआं है, जैसलू कुआं। कौन सा कुआं? जिसके बारे में ऐसा कहते हैं कि ये कभी किसी समय में ठाकुर जी ने खुदवाया था। तो दोनों ग्रंथों में हमें अपने क्षेत्र का नाम मिलता है, और दोनों ग्रंथों में अपने इस क्षेत्र के नाम का क्या प्रयोग किया गया है? मरुकांतर। तो लिखो, रामायण और महाभारत में, रामायण और महाभारत में रामायण और महाभारत में इस प्रदेश को मरुकांतर कहा गया। क्या कहा गया? मरुकांतर कहा गया। किसकी बात करें? महाजनपद काल की। तो अपने भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने? जिसमें से एक महाजनपद कंप्लीट तरीके से राजस्थान में था, जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। क्या नाम था? मत्स्य महाजनपद। दो बातें। सबसे पहली बात तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कौन सी जगह? या आप जिस जगह को कहते हो विराट, क्या कहते हो? कहां पर? कौन से जिले में? जयपुर जिले में। फिर मैं बात करूं तो मत्स्य महाजनपद कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था? तो एकीकरण वाला मत्स्य संघ याद है क्या? लिख दो पूरा का पूरा, बोलो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसी वजह से तो इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। इस क्षेत्र में फैला हुआ था कौन सा? मत्स्य जनपद। फिर मैं बात करूं कि इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हम कोई हवा में तुक्के तो मार नहीं रहे, तो हम बात करेंगे जानकारी के स्रोत। तो मैं कहूं ऋग्वेद, कौन सा? महाभारत, कौन सी पुस्तक? शतपथ ब्राह्मण, कौन? और कौस्तिकी उपनिषद। कौस्तिकी उपनिषद। सबसे पहली बात कि मत्स्य जनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। कैलाश जी ने कहानियां सुनाई होगी पांडवों के अज्ञातवास की। ऐसा कहते हैं कि जब पांडव द्वियुद्ध में सब कुछ हार गए थे, तब कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। वनवास का मतलब तो आप समझते हो, जंगल में समय बिताना होता है, पर अज्ञातवास का मतलब होता है कि उस 1 साल में तुम्हें कोई नहीं पहचाने, और अगर उस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें कोई पहचान लेता है तो तुम्हें वापस से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। तो पांडवों ने जो अज्ञातवास काटा था वो विराटनगर में काटा था, राजा विराट के यहां। कहते हैं कि भीम वल बन गया था, रसोईया बन गया था, अर्जुन ब्रेनल्ला बन गया था। ब्रेनल्ला नाम था,
है ना, एक किन्नर बन गया था। और राजा विराट की एक बेटी थी राजकुमारी उत्तरा, उसको नृत्य सिखाया करता था। अंततः हम पढ़ते हैं कि राजकुमारी उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था और उन्हीं के गर्भ से पांडवों के सबसे अंतिम वंशज परीक्षित का जन्म हुआ था। किसका? परीक्षित का। तो वो अभिमन्यु की पत्नी है जो यहीं की है। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि इनके पास में एक छोटा सा जनपद था, साल्व। कौन सा जनपद? उन साल्व जनपद से इनका सीमा विवाद रहा। इनके बाउंड्री को लेकर आपस में क्या चलता था? डिस्प्यूट। फिर एक जनपद था चेदी, उस चेदी महाजनपद ने इनको हराया था। चेदी महाजनपद से मत्स्य वालों की क्या हो गई थी? हार। और कालांतर में आप सभी को पता है मगध साम्राज्य ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत जब सभी महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था तो उसमें मत्स्य जनपद कहां बसना था और मगध ने इस पर भी अधिकार कर लिया। फिर दो जनपद है जो छोटे छोटे हमारे एरियाज को कवर करते हैं, एक कुरु, कौन सा जनपद? और एक सूरसेन, कौन सा जनपद? पहले बात करते हैं कुरु। कुरु जनपद वो है जहां के कौरव और पांडव थे। कौन थे? और इनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी राजधानी? और अपने राजस्थान में अलवर का उत्तरी भाग लगता है, उधर कुरु जनपद में कौन सा क्षेत्र आता है? सूरसेन, जहां के भगवान श्री कृष्ण थे। तो राजधानी मथुरा, कहां पर? और हम कहते हैं अलवर का पूर्वी भाग, अलवर का। तीन महाजनपद थे अपने, कौन कौन से? मत्स्य महाजनपद, कुरु महाजनपद और सूरसेन महाजनपद, जिसमें मत्स्य तो पूरा ही राजस्थान में था और कुरु और सूरसेन की थोड़ी थोड़ी सीमाएं अपने राजस्थान के साथ। महाकाव्य काल को ये क्यों लिखाया? मतलब इतनी बात थी महाकाव्य काल की और कुछ बात ही नहीं थी। रामायण और महाभारत में और कहीं राजस्थान का कोई वर्णन ही नहीं है, तो कहां से लाएं फिर? हेडिंग डालिए महाजनपद काल, हेडिंग डालिए मत्स्य जनपद, फिर राजधानी क्षेत्र और जानकारी के स्रोत, तीनों चीजें लिख लो। लिख दिया।
नई लाइन से लिखो। कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे थे। क्या हो गया? कुछ कर दिया किसी ने? तो लिखिएगा। सर रामायण महाभारत तो वैदिक से भी पुराना है ना। ऋग्वेद पुराना है कि रामायण महाभारत पुराना है? गेली गेली बातें नहीं कर रही है हैं? इतना इमोशन में थोड़ी बना होता है। देखो, पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया। नई लाइन से लिखो। साल्व जनपद से सीमा विवाद रहा। 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 नई लाइन से चेदी महाजनपद से हार गए। 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 लिख दिया? बोलो। नई लाइन से लिखो। मगध महाजनपद ने, मगध महाजनपद ने, मगध महाजनपद ने इन पर अधिकार कर लिया। मगध महाजनपद ने इन पर अधिकार कर लिया। लिख दिया? लिखो। कुरु जनपद और सुरसेन जनपद। लिख लिया? बम नेक दे यहां बीच में। देखो देखो, मैं बताऊँ ना, बात वो नहीं है। बात यह है कि दो चीज़ें होती है बेटा।
दो विचारधारा होती, एक कि आप कांग्रेस में देखोगे तो आपको एक ही खेमा नजर आएगा, मतलब पायलट गुट तो पायलट गुट, अशोक जी का गुट तो अशोक जी का गुट, राहुल जी का गुट तो राहुल जी का गुट, सोनिया का गुट तो सोनिया का। पर बीजेपी की एक प्रॉब्लम है, बीजेपी व्यक्ति विशेष की पार्टी है, गुट है ही नहीं, एक ही आदमी पे चलती है ना सब कुछ। तो मुझे बताओ मोदी जी के अलावा चेहरा कौन सा है पूरी पार्टी में, पूरे भारत में? है ही नहीं, किसी को पैदा ही नहीं होने देते ना वो। उनको चेहरे लायक आदमी लगता है जिसको तभी उपराष्ट्रपति बना देंगे ये थोड़े दिनों बाद, है ना। बापड़े गुलाबचंद कटारिया से पूछो जिंदगी क्या होती है, सीएम था वो राजस्थान का, है? पूछो उसको, राज्यपाल भी बना कहां का, थे उधर सेवन सिस्टर्स में, है? जिंदगी में राजस्थान का बाहर नहीं पहुंचे वहां तक, ऐसी बुरी कंडीशन है उस आदमी की। ये तो धार नहीं, वरना वसुंधरा राजे सिंधिया को अभी तक कब का राष्ट्रपति बना के फ्री कर देते हैं। वो धार नहीं रही, शेर नहीं। अभी उपराष्ट्रपति के लिए भी 2 बार दिल्ली जाके आ गई वो, है ना। उसने साफ कहा उपराष्ट्रपति बना तो बद्रीलाल जी में बन जाती हूँ सीएम। वो मर जाए ना बने, वो बने नहीं राज्यपाल, है ना। ओम माथुर तगड़ा नेता था बीजेपी का, ठेठ वहां टेक दिया बापड़े को, कोई मतलब नहीं। पद भले ही बड़ा है पर पॉलिटिकली खत्म हो गया आदमी, है ना। तो वही है बेटा कि सरकारें हैं, सरकारों के हिसाब से चलेगी अपने, ना तो आपके कहने से कुछ होता है ना मेरे कहने से होता है। अब देखते हैं पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होगी तब क्या होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो वो है ना। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होती है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा आगे की दुनिया में अगले 10 सालों तक क्या घटना है, क्योंकि अमेरिका की हालत बहुत खराब है। अमेरिका के अंदर महंगाई भयंकर बढ़ जाएगी, जिस प्रकार के टैरिफ लगाए हैं ना इन्होंने, अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। और दूसरी बात कि ट्रंप का जो चुनावी मैनिफेस्टो था उसमें पहली लाइन ये थी कि मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। तब देखो आपस में 2 बड़े सांड भिड़ेंगे तब होता क्या है। बाकी तो ये तो अपने यहाँ चिंदी चोरी है, चलेंगे। कुछ छोटे जनपद और थे राजस्थान में, बड़े महाजनपदों में से तो 3 थे, मैंने पढ़ा दिए। कुछ छोटे थे जिसमें एक था सीवी महाजनपद। कौन सा जनपद? सीवी जनपद। कौन सा जनपद? सीवी जनपद। मैं सीवी जनपद की बात करूं तो मैं कहूं कि सीवी जनपद बेसिकली चित्तौड़ के आसपास वाला क्षेत्र। कौन सा एरिया? चित्तौड़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? फिर हमें कहे राजधानी, क्या पूछे? तो माध्यमिका कौन सी जगह? या नगरी, या हम उसे क्या कहते हैं? नगरी। फिर जानकारी, तो महाभारत, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का एक लिटरेचर है जिसका क्या नाम है? पाणिनि का अष्टाध्यायी। किसका? अष्टाध्यायी। और एक अभिलेख था जिसको हम कहते हैं बड़ली अभिलेख। क्या कहते हैं? वीर निर्वाण संवत 84 का है। जैनिज्म का कैलेंडर होता है वीर निर्वाण संवत। कौन से धर्म का? वीर निर्वाण संवत 84 का कैलेंडर है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। राजस्थान का सबसे
प्राचीनतम अभिलेख है। ध्यान रहेगी बात। फिर मैं बात करूंगा माध्यमिका या नगरी की, तो मैं कहूंगा राजस्थान का प्रथम उत्खननित स्थल है। राजस्थान का प्रथम उत्खननित स्थल, राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन कहां पर हुआ था? नगरी में या माध्यमिका? किसने किया था उत्खनन? बताओ। डी.आर. भंडारकर ने। कौन से साल में? 1920 में। एक बहुत जनरल कॉमन सेंस सा सवाल पूछता हूं, जनरल सा, बहुत जनरल सा। दीपावली को लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? आप सब, हम सब करते हैं, क्यों? दीपावली का लक्ष्मी जी से क्या लेना देना है? हाँ, धन की देवी तो है, पर पूजा दीपावली को क्यों करते हैं, ये नहीं समझ में आया मुझे कब। भगवान राम घर आए थे, दिए जलाए थे, वो बात अपनी ठीक है, वो तो राम जी का स्वागत हो गया दीपावली, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा वाला क्या कॉन्सेप्ट है? हैं? हाँ हाँ, दिवाली का क्या लॉजिक है? और लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की लुगाई नहीं, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की लुगाई है, ये मैं बता दूं। तूने लुगाई ही बदल दी रे। एनीबडी नोज? लिख क्या रहे हो तुम? उल्टा सीधा लिखा, अभी गड़बड़ हो जाएगी। जवाब दो पहले। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? हाँ, तो समुद्र मंथन का क्या लॉजिक है? हैं? सुनो, पहली बात तो दो बच्चों ने तगड़ा कमेंट किया, फसल पकने की वजह से। यस, सही है, क्या बाबा। प्राचीन भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार आखा तीज और दशहरा, एक फसल बोने की वजह से, एक फसल कटने की वजह से, ये ध्यान रखना। प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दो त्योहार कौन से होते थे? आखा तीज, आखा तीज के आसपास फसलें बोई जाती थी और दशहरे के आसपास लाटे निकलते। पर दिवाली का लॉजिक अलग है। अब सुनो, अपनी जो प्राचीन भारत की इकोनॉमी है वो वाणियों पर निर्भर है। किस पे? अपने लेन देन किससे होती थी? दशहरे के आसपास लाटे निकलते हैं अपने, दिवाली तक अपनी फसल बेच के नकदी कर लाते। अब होता क्या कि वाणियों का जो कैलेंडर होता था ना, वो चलता था वीर निर्वाण संवत। भगवान महावीर से जो कैलेंडर शुरू होता था, वीर निर्वाण संवत। निर्वाण का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में जाना। क्या मतलब होता है? भगवान महावीर की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। दो लोग दिवाली के दिन एक्सपायर हुए थे, एक दयानंद सरस्वती और एक भगवान महावीर। तो इस कैलेंडर की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की मौत हुई थी। यानी इस कैलेंडर की शुरुआत दिवाली से अगले दिन से, यानी अमावस के बाद वाली एकम है, उससे इसकी क्या होती है? शुरुआत। तो भगवान महावीर के निर्वाण से होती है। तो क्या आया? वीर निर्वाण संवत। अब होता क्या है, बाणिया इसी कैलेंडर को मानता था। कौन से कैलेंडर को? वीर निर्वाण संवत को। तो बाणिये दिवाली के दिन डायरियां बदलते थे, क्योंकि उनके साल चेंज हो गया। क्या हो गया? तो बही खाते नए लाते थे। इस वजह से अपने आज भी बही खाते नए लाते हैं। एक को भी पूछ लो, किसी को भी लॉजिक नहीं पता क्यों लाते हैं। ठीक है, पहले लावे बही लावा, लॉजिक ही नहीं पता यार। या तो मार्च में लाओ, 1 अप्रैल को चेंज कर लो, फाइनेंशियल ईयर बदलता है। नहीं तो हिंदू नववर्ष पे कर लो, अंग्रेजों वाले पे कर लो। दिवाली पे डायरियां चेंज करने का मतलब? लक्ष्मी जी आवे, लक्ष्मी जी नहीं आती। दिवाली पे डायरियां चेंज करने का लॉजिक है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से वाणियों पर डिपेंड होती थी, है ना। दिवाली से न्यू ईयर शुरू होता था और तब हम वाणियों से हिसाब करते थे। साहब ये पिछला बकाया चुका लो, या फिर खाता नया बौदा कर लो, जो भी होता। यहां से अपने नया साल शुरू होता।
तो उस नए साल में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हे भगवान नए साल में सुख समृद्धि देना, नए साल में धन देना, पैसे देना। मैं कह रहा हूं डायरिया बदल रही है, बिजनेस चेंज हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो रहा है, अपने अगले एफआई में बिजनेस अच्छा होना चाहिए। आई बात समझ में? लिखो सर, जनपद महाजनपद में अंतर क्या है? महाजनपद बड़े थे, जनपद छोटे थे। कुरु और सूरसेन दोनों ही महाजनपद थे। मत्स्य, कुरु और सूरसेन तीनों ही महाजनपद है। अब है जनपद तो लिखो क्या कह रहा है, कहते मन में मत रख दो हैं। जनपद पतंजलि महाभाष्य क्या है? पतंजलि लेखक है, महाभाष्य किताब का नाम है। पाणिनि लेखक है, अष्टाध्यायी किताब का नाम है। लिख दिया? जल्दी लिखो भाई। अगली बात करें तो अगला जनपद है मालव जनपद। कौन सा जनपद? देखो मालव जनपद जयपुर व टोंक का क्षेत्र। कौन सा? जयपुर व टोंक का क्षेत्र क्या कहलाता था? मालव जनपद की राजधानी थी नगर। कौन सी जगह? या आप इसको कहते हो कारकोट नगर। क्या कहते हो? कारकोट नगर। मालव जनपद का अन्य नाम है खेड़ा सभ्यता। क्या नाम है? क्या नाम है?
खेड़ा सभ्यता। और इस सभ्यता स्थल के सर्वाधिक सिक्के मिले, इस सभ्यता स्थल के सर्वाधिक सिक्के मिले। सबसे ज्यादा सिक्के किसके मिले? मालव जनपद के सबसे ज्यादा सिक्के मिले। एक और साइट याद आ गई मालव से मिली जुली, रेड, कौन सी? यहीं पढ़ते हैं। रेड टोंक में जगह है। कहां पर? टोंक। कहां पर? टोंक में। ये टकसाल थी एक, क्या थी? वही स्थान जहां पर सिक्के डाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इतने सिक्के बनाए जाते थे कि इसको प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस सभ्यता स्थल से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। इस सभ्यता स्थल से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए, मतलब समझे? दोनों अलग अलग लाइनें। क्या अलग अलग है? कौन से सभ्यता स्थल के सबसे ज्यादा सिक्के मिले? कौन से सभ्यता स्थल से सबसे ज्यादा सिक्के मिले? आगे बात समझ में? अगर सब जगह के सिक्कों को काउंट किया जाए तो सबसे ज्यादा सिक्के किसके हैं? मालव। किसके? अगर सब जगहों के सिक्कों को काउंट किया जाए तो पर्टिकुलर किसी एक जगह से सबसे ज्यादा। आगे बात समझ में? मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करेंसी भारत की है। थोड़ी अमेरिका में है, थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ी अफ्रीका में, सब जगह हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा करेंसी कौन सी जगह है? कलकत्ता। सबसे ज्यादा किसकी? भारत की। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी जगह? कलकत्ता। तो सबसे ज्यादा सिक्के कौन सी जगह से मिले? रेड से, क्योंकि यहां पर सिक्कों बनाने की फैक्ट्री रही थी। और सबसे ज्यादा सिक्के हैं किसके? फिर मैं बात करूं तो मैं कहूं योद्धेय जनपद। कौन सा जनपद? गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन सा एरिया? गंगानगर, जानकारी? एक शक शासक हुआ था रुद्रदमन। क्या नाम था उसका? एक अभिलेख था गिरनार अभिलेख। क्या नाम था? या इसी अभिलेख का एक और नाम है जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है? इस जूनागढ़ अभिलेख से उसकी क्या मिलती है जानकारी? इसी अभिलेख में इन योद्धे को क्षत्रियों में वीर कहा गया है। क्या कहा गया? और इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि इस योद्धे जनपद वालों ने कुषाणों को हराया था। किसको हराया था? मुझे जीवन में दो लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है। एक तो शक शासक रुद्रदमन और एक बाबरनामा जो बाबर की। इन दोनों से मैं यह सीखता हूं कि आपका दुश्मन कैसा होना चाहिए। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हमारे दुश्मन को हमेशा छोटा बताते हैं। आपका कोई दुश्मन है ना, तो आप क्या कहोगे? उसकी तो औकात ही क्या है। एम आई राइट? तो उससे आपकी औकात तो खत्म हो गई ना। आप उससे लड़ रहे हो जिसकी कोई औकात नहीं है, तो आपकी क्या है फिर? इस मामले में शक शासक रुद्रदमन और बाबर दोनों तगड़े हैं। ये दोनों लोग अपने दुश्मनों की भयंकर तारीफ करते हैं। रुद्रदमन पूरे अभिलेख में लिखता है कि योद्धे जो क्षत्रियों में वीर थे, योद्धे जिन्होंने कुषाणों को हरा दिया था, योद्धे जिन्होंने ये किया था, योद्धे जिन्होंने ये किया था। सबसे लास्ट में एक लाइन लिखता है, मैंने योद्धों को हरा दिया।
बाबर सांगा की तारीफ करता भयंकर बाबरनामा में कि उनके दरबार में 7 राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार थे, बाबर ये था, स्टोरी सांगा ये था, सांगा ये था, सांगा ये था। लास्ट में आधी लाइन लिखता है, मैंने खानवा के युद्ध में उसे हरा दिया। हमेशा ध्यान रखो, आपका दुश्मन जितना बड़ा होगा आपका कद उतना ही बड़ा होगा। आई ना बात समझ में? मैं कहूं कि आप जीवन में अपने दुश्मन को कभी भी छोटा रिप्रेजेंट नहीं करो, तुम्हारे दुश्मन को हमेशा बड़ा रिप्रेजेंट करो ताकि तुम्हारा कद क्या लगे, बड़ा। अब तुम कह दो वो तो चिंदी चोर है, तो तू चिंदी चोर से लड़ा, तू उससे ज्यादा चिंदी चोर है, तो हमेशा दुश्मन को बड़ा रिप्रेजेंट करो। रुद्र दमन अपने अभिलेख में दुश्मन को बहुत बड़ा बताता है। फिर मैं बात करूं तो एक जनपद था अर्जुनायन। कौन सा जनपद? अर्जुनायन जनपद। कौन सा जनपद? कौन सा क्षेत्र? तो अलवर, भरतपुर, सिक्कर, और सिक्कर में भी कौन सा? कांतली नदी। कौन सा एरिया? कांतली नदी वाला एरिया। राजन्य, फिर साल्व। कौन सा जनपद? राजन्य छोटा मोटा भरतपुर का एरिया, थोड़ा बहुत सा। कौन सा एरिया? और साल्व जिसका मत्स्य जनपद के साथ सीमा विवाद रहा था, वही साल्व। कौन सा एरिया? अलवर। कौन सा एरिया? महाजनपद काल पूरा हो गया। यहीं से लिखना है, यहीं से लिखना है, नोट करो। लिख लिया? लिखो। लिख लिया? रेड स्थल है, जैसे कालीबंगा है ना, कालीबंगा की राजधानी क्या हो सकती है? आहड़ की राजधानी क्या हो सकती है?
लिख दिया, लिख दिया। अनिल स्लाइड चेंज करना भाई। लिखो, क्षेत्र लिखो, जानकारी लिखो, और ये नीचे वाले दोनों पॉइंट मैं लिखाऊंगा। लिख दिया, लिख दिया। लिखो, इस अभिलेख में योद्धे को क्षत्रियों में वीर तथा कुषाणों को हराने वाला कहा गया है, तथा कुषाणों को हराने वाला कहा गया है। तथा कुषाणों को हराने वाला कहा गया है। लिख दिया, हराने वाला। नई लाइन से लिखो। इस अभिलेख के अनुसार रुद्रदमन ने योद्धों को हराया। रुद्रदमन ने योद्धों को हराया। इस अभिलेख के अनुसार रुद्रदमन ने योद्धों को हराया। योद्धों को हराया। लिख दिया। अनिल जी स्लाइड चेंज करना। लिखो, अर्जुनायन, राजन्य और साल्व।
लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। हेडिंग डालो मौर्य काल। हेडिंग डालो मौर्य काल। हेडिंग डालो मौर्य काल। और मौर्य काल की पहली साइट अपन लिखेंगे बेराट। कौन सी साइट? यहां से 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बर्ट। 1837 में कैप्टन बर्ट को, किसको? अशोक के 2 अभिलेख मिले। मौर्य शासक हुआ अशोक। अशोक के कितने अभिलेख मिले? 2 अभिलेख मिले। एक अभिलेख जो था वो मिला बीजक पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? और दूसरा अभिलेख मिला भीमसेन पहाड़ी से। ध्यान रखना, आजकल की जो नई किताबें हैं वो इस भीमसेन पहाड़ी को महादेव डूंगरी भी लिखती है, हालांकि करेक्ट नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना आपने। वर्तमान में इस भीमसेन पहाड़ी को महादेव डूंगरी भी कहते हैं। मैं बात करूं बीजक की पहाड़ी वाले अभिलेख की, तो इस अभिलेख को बाबरू अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि जब कैप्टन बर्ट को पूछा गया कि तुम्हें यह अभिलेख कहां से मिला, तो कैप्टन बर्ट ने कहा मैं एक बाबरू नाम के गांव में गया हुआ था, उसके पास की पहाड़ी पर मिला। तो उस बाबरू नाम की जगह के कारण इस अभिलेख का क्या नाम हो गया? किसी भी अभिलेख को जब उसके मूल स्थान से हटाकर दूसरी जगह रखा जाता है, तो जहां वो वर्तमान में वो नाम पहले और जहां का वो था वो नाम बाद में। तो इसको उखाड़ कर कलकत्ता ले गए। था कहां का? बैराट का। तुम इसको क्या कहते हैं? कलकत्ता बैराट। इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया। अशोक को क्या कहा गया? मगध का राजा। इस अभिलेख में बुद्ध, संघ और धम्म की जानकारियां हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। कि बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ और धम्म की शरण में जाओ। और कैसे जाएं? तो 7 किताबों के नाम लिखे हुए, 7 बौद्ध ग्रंथों के क्या लिखे हुए। ये वाला अभिलेख यहां का यहीं पड़ा है, तो इस अभिलेख को हम क्या कहते हैं? बैराट अभिलेख। क्या कहते हैं? इस अभिलेख से भी बुद्ध, संघ और धम्म की क्या मिलती है? जानकारी। इस अभिलेख में भी लिखा हुआ कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। कि बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ और धम्म की शरण में जाओ। फिर जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड ने उत्खनन करवाया। जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड ने उत्खनन करवाया। किसने?
क्या करवाया? उत्खनन करवाया। तो राम सिंह सेकंड को यहां से स्वर्ण मंजूषा मिली। क्या मिली? एक सोने के लोहे का बॉक्स मिला। उस स्वर्ण मंजूषा में सूती कपड़े में भगवान बुद्ध के अवशेष थे। स्वर्ण मंजूषा में सूती कपड़े में किसके अवशेष थे? भगवान बुद्ध के क्या मिले? अवशेष। आगे बात समझ में? सूती कपड़े में राख मिली थी। क्या मिली थी? उसको एक सोने के बॉक्स में पैक किया हुआ था। तो हम जब बौद्धिज्म को पढ़ते हैं तो हमारे सामने बौद्धिज्म का लिटरेचर हमें यह कहता है कि भगवान बुद्ध का जब निर्वाण हुआ तो उनकी जितनी भी राख थी वो दुनिया में जितने भी बौद्ध स्तूप थे उनके नीचे दफनाई गई थी। तो यहां से हमें जो स्वर्ण मंजूषा मिली और जिसमें सूती कपड़े में राख मिली, हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान बुद्ध की राख है। इस वजह से हम कहते हैं ये भगवान बुद्ध के क्या है? अवशेष। लिखो सर, 20-25 बार मैसेज कर दिया, जो भी नाम लिखो पूरा लिखो। पूरा होता ही नहीं है नाम, याद कर ले, आधे अधूरे ही तो छोटी बात है। इग्नोर कर रहा हूं इसका मतलब नाम पूरा नहीं है। मुझे ही नहीं पता एमडी खरेर एसपी सिन्हा का क्या नाम है, मुझे ही नहीं पता बीआर मीणा का क्या नाम है, तो क्या बताऊं फिर? हैं? हाँ, ब्राह्मी का। सर प्लीज गंगानगर के आगे श्री लगा दीजिए। ठीक है, अब लगा देंगे।